हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम डिकार्बोक्सिलेशन का सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। इससे पिछले वीडियो में हमने डिकार्बोक्सिलेशन का फर्स्ट पार्ट किया था, अर्थात हीटिंग विद सोडा लाइम। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे हीटिंग विदाउट सोडा लाइम। तो देखिए, आज के वीडियो में हमारा सेकंड केस चल रहा है क्या, हीटिंग विदाउट सोडा लाइम, सोडा लाइम की एब्सेंस में हीट करना। इसमें मैं पहला कंडीशन बता रहा हूं आप लोगों को। पहला कंडीशन क्या है कि अगर आपके एक ही कार्बन पर दो COOH ग्रुप प्रेजेंट हो, जिसको हम जैम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं, तो वो अनस्टेबल होता है। और वो अनस्टेबल होने के कारण उसको जब हम हीट करते हैं तो हीट करने पर ही CO2 गैस रिलीज कर देता है। ध्यान दे, जैम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर दोनों COOH में से केवल एक COOH के द्वारा ही CO2 गैस रिलीज होती है। तो देखिए क्या कंडीशन है, इफ टू कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर प्रेजेंट ऑन सेम कार्बन, यदि आपके दो कार्बोक्सिलिक एसिड सेम कार्बन पर प्रेजेंट हो तो क्या कंडीशन बोलेंगे इसको, जैम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये बन गई हमारी जैम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड की कंडीशन। तो जैम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होगा तो ऐसी स्थिति में ओनली हीटिंग गिव वन COOH ग्रुप CO2 गैस। तो ऐसी स्थिति पर केवल एक COOH ग्रुप आपको CO2 गैस रिलीज करता है। इसका कारण है क्योंकि जैम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड जो फॉर्म होती है वो स्टेबल नहीं होती, वो अनस्टेबल होती है। तो देखिएगा एग्जांपल, ये मैं एग्जांपल करा रहा हूं। मैंने लिया CH2, इस पर मैंने दो COOH ग्रुप ले लिए। इसको बोला जाता है जैम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। अब हम इसको हीट करेंगे तो बताओ इसको हीट करने पर क्या होगा, यहां से CO2 गैस रिलीज हो जाएगी और आपका प्रोडक्ट बन जाएगा CH3COOH। ऐसे ही अब देखिएगा सेकेंड एग्जांपल, ये साइक्लोब्यूटेन है, इस पर मैंने दो COOH ग्रुप ले लिए। पहले मैं इसको हीट करूंगा, ए प्रोडक्ट बनेगा, और जो ए प्रोडक्ट बना है उसको मैं सोडा लाइम के साथ हीट करूंगा, बी प्रोडक्ट बनेगा। आपको आइडेंटिफाई करना है कि यहां पर ए और बी क्या है। तो देखो पहला कंडीशन कौन सा है, जैम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड वाला। तो इसको ओनली हीट करने पर एक COOH से CO2 हो जाएगी, तो यहां से एक CO2 बाहर हो जाएगी। जैसे एक CO2 बाहर हो जाएगी, एक COOH बच जाएगा। अब आप देखो सोडा लाइम के साथ हीट किया है, हमें पता है सोडा लाइम के साथ हीट करने पर एक कार्बोक्सिलिक एसिड होगा तो भी CO2 देगा, तो यहां से ये CO2 बाहर हो जाएगी। तो बताओ किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, साइक्लोब्यूटेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ऐसा ही एक और एग्जांपल देखिएगा, इसी से सिमिलर एग्जांपल लिया है मैंने। अब की बार साइक्लोहेक्सेन रिंग पर दो COOH ग्रुप लगाए, इसको हीट करेंगे, ए बनेगा। ए जो बनेगा उसको हीट करेंगे हम सोडा लाइम के साथ, बी बनेगा, और जो बी बनेगा उसकी रिएक्शन कराएंगे Cl2H म्यू के साथ, सी बनेगा। आपको आइडेंटिफाई करना है कि इस रिएक्शन में सी क्या है। तो सिंपल सी बात है, पहले आपने इसको हीट किया, कौन सी कंडीशन है, जैम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जब इसको हम यहां से हीट करेंगे तो एक CO2 गैस रिलीज हो जाएगी, तो एक CO2 गैस रिलीज होने के कारण एक कंपाउंड आपका है वो ये हो जाएगा। अब आप देखो, इसको आप हीट कर रहे हो सोडा लाइम के साथ, आपको पता है जब इसको सोडा लाइम के साथ हीट करेंगे तो यहां से एक CO2 गैस और रिलीज हो जाएगी, ये CO2 चली गई, तो बताओ किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन का। अब साइक्लोहेक्सेन पर Cl2H म्यू हो गया, अर्थात इसको बोलते हैं क्लोरीनेशन। ये क्लोरीनेशन है, और कौन सा रिएक्शन है, FR-SR, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो इसमें देखो सभी कार्बन आपके इक्वल है, सारे कार्बन 2 डिग्री है, तो हम क्लोरीन को कहीं भी ऐड कर सकते हैं। तो इस रिएक्शन में आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये होगा। तो ये आपके पास पहली कंडीशन हुई है कि हमने पहली कंडीशन पढ़ी है कि यदि दो कार्बोक्सिलिक एसिड सेम कार्बन को, अर्थात जैम डाई कार्बोक्सिलिक वाली कंडीशन हो, तो उनको हीट करने पर एक COOH CO2 गैस का रिलीज करता है। अब हम पढ़ेंगे इसका बी पार्ट। तो देखिए, अब हम इसके बी पोर्शन की बात करते हैं। बी पोर्शन एक स्पेशल केस है। स्पेशल केस क्या है वो ध्यान से सुने आप। X डबल बॉन्ड Y,
यहाँ लिख रहा हूं मैं CH2 और यहाँ मैंने लिखा C डबल बॉन्ड OH। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, इस कार्बोक्सिलिक एसिड से लगा हुआ कार्बन अल्फा, और ये आपके बीटा पोजीशन, और बीटा पोजीशन पर मैंने लिखा X डबल बॉन्ड Y। जहां पर X डबल बॉन्ड Y से क्या मतलब है वो ध्यान दें आप। X डबल बॉन्ड Y का मतलब या इसका सेंस क्या है, अर्थात यहाँ पर मैं कौन कौन सा ग्रुप लगा सकता हूं। तो पहला C डबल बॉन्ड C, कोई भी एल्कीन हो सकती है। इसके अलावा C ट्रिपल बॉन्ड C एल्काइन हो सकता है। इसके अलावा C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल ग्रुप कीटोन हो सकता है। इसके अलावा C ट्रिपल बॉन्ड N साइनाइड हो सकता है। इसके अलावा C डबल बॉन्ड OH कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है। इसके अलावा N डबल बॉन्ड O नाइट्रोसो हो सकता है। और इसके अलावा N डबल बॉन्ड O और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मैं इसको चाहूँ तो ऐसे भी बना सकता हूँ, ये हो सकता है। अर्थात मेरा कहने का मतलब यह है कि कार्बोक्सिलिक एसिड से लगा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के बाद बीटा पोजीशन पर या तो C डबल बॉन्ड C एल्कीन हो सकती है, या ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन हो सकता है, या C डबल बॉन्ड O कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है, C ट्रिपल बॉन्ड N साइन हो सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है, नाइट्रोस हो सकता है, या नाइट्रो हो सकता है। इनमें से कोई सा भी ग्रुप यहाँ पर हो सकता है। इस कंडीशन के बारे में बात करेंगे। तो ध्यान रखना, इन सभी केस के अंदर भी जब हम इसको हीट करते हैं तो यहाँ से CO2 गैस रिलीज हो जाती है, ये CO2 गैस में चला जाएगा पूरा पार्ट, तो आपके पास X डबल बॉन्ड Y और ये आपके पास CH3 एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है तो उसका ध्यान दें। इन ऑल केस इंटरमीडिएट हाईली स्टेबल बाई रेजोनेंस, कहने का मतलब इन सभी कंडीशन के अंदर, ये जितने भी कंडीशन आप पढ़ रहे हो, इन सभी कंडीशन के अंदर आपका जो इंटरमीडिएट बनता है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है, और रेजोनेंस स्टेबलाइज होने के कारण इन सब के अंदर हीट करने पर CO2 गैस रिलीज हो जाती है। अब आप देखो, मैं इसके अंदर पहली कंडीशन ले रहा हूं, बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। हमने बीटा पोजीशन को अनसैचुरेटेड माना है, उस पर एसिड लगाया है, तो यही कंडीशन ले लेता हूं। तो देखो आप, C डबल बॉन्ड OH ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये इसका अल्फा कार्बन है, ये इसका बीटा, और बीटा के बाद में यहां मैं डबल बॉन्ड लगा देता हूं। ये कंडीशन है। अब आप बताओ, मैं अगर इसको हीट करूंगा तो हीट करने पर यहां से क्या होगी, CO2 गैस रिलीज हो जाएगी ये वाली, और जैसे CO2 गैस रिलीज होगी आपके पास क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH और CH3, अर्थात एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्यों हुआ ऐसा, और ऐसा क्यों हुआ कि यहाँ केवल हीट करने पर ऐसा हो रहा है, तो उसका रीजन सुनो आप, कि यहां से आप देखिएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 और C डबल बॉन्ड OH, जब यहां से ये पूरा ग्रुप हट जाएगा तो यहां पर आपका इंटरमीडिएट बनेगा, ये इंटरमीडिएट है, और ये इंटरमीडिएट कौन सा है, यहां पर कार्ब एनाइन है। अब आप देखो, ये जो कार्ब एनाइन बना है वो स्टेबल बाई रेजोनेंस, क्या हो रहा है, ये स्टेबल बाई रेजोनेंस, यहां पर रेजोनेंस हो रहा है और ये रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है। कैसे रेजोनेंस हो रहा है, नेगेटिव सिग्मा पाई, तो ये नेगेटिव यहां चला जाएगा, पाई यहां पर आ जाएगा, तो यहां से रेजोनेंस होने से आपके पास CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 और ये माइनस बन जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो इंटरमीडिएट मिल रहा है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है, और वो रेजोनेंस स्टेबलाइज होने के कारण यहाँ पर केवल हीट करने से कौन सी गैस रिलीज हो जाती है, CO2 गैस रिलीज हो जाती है। ऐसा ही अगर मैं यहाँ डबल बॉन्ड की जगह ट्रिपल बॉन्ड ले लूं, CH ट्रिपल बॉन्ड CH2 C डबल बॉन्ड OH, तब भी इसको हीट करने पर वो CO2 गैस रिलीज हो जाएगी यहां से, और ये आपका एल्काइन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपके क्या बन जाएगा, एल्काइन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ध्यान दें, इन सभी केस के अंदर आपका बनने वाला जो इंटरमीडिएट है वो हाईली स्टेबल होता है रेजोनेंस की वजह से। इस वजह से इन सबको हीट करने पर केवल ये क्या करते हैं, ओनली हीट करने पर ये CO2 गैस को रिलीज कर देते हैं। अब हम इसके अंदर, इसका फर्स्ट पार्ट हो गया बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। अब इसके हम सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं। तो इसका बी वाला पोर्शन, ये हम ले रहे हैं बीटा कीटो एसिड, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर, एग्जाम में इस पोर्शन से क्वेश्चन आने के चांस होते हैं। बीटा कीटो एसिड में मैं CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 और C डबल बॉन्ड OH लिया मैंने।
ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, इससे लगा हुआ कार्बन अल्फा और इसके नेक्स्ट वाला कार्बन बीटा है, और ये बीटा पे की मतलब कीटोन है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, बीटा कीटो एसिड है। जिसके पास कितने कार्बन है, 1 2 3 4, तो यहाँ पर N की वैल्यू 4 है। जब इसको हम ओनली हीट करेंगे तो यहाँ से CO2 गैस रिलीज हो जाएगी और CO2 गैस यहाँ से बाहर हो जाएगी, तो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड OCH3, अर्थात कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब हम इसकी मैकेनिज्म समझते हैं कि कीटोन का फॉर्मेशन कैसे हुआ है। यहाँ पर ध्यान रखना, CO2 क्या है, ड्राइविंग फोर्स है। कैसे हुआ इसका मैकेनिज्म वो देखिएगा आप लोग, तो मैं इसका मैकेनिज्म आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो इसका मैकेनिज्म एक्सप्लेन करने के लिए C डबल बॉन्ड O और CH3, यहाँ पर आपका है CH2, यहाँ पर है C डबल बॉन्ड, यहाँ पर है C डबल बॉन्ड O और H। ये बीटा कीटो एसिड को मैंने अपने एक सुविधाजनक हिसाब से इस तरह से अरेंज कर लिया, मतलब जमा दिया। अब क्या होगा, कैसे होगा रिएक्शन वो देखो। सबसे पहले ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा। अब आप देखो, जैसे ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, इस पर क्या चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव, और ये नेगेटिव किसको दे देगा, H को। इसका मतलब यहाँ से H किसके रूप में आ रहा है, प्लस के रूप में। तो ये वाला जो बॉन्ड है वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ। अब जैसे ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, कार्बन की वैलेंसी बढ़ जाएगी, तो इसका मतलब ये जो बॉन्ड है ये वाला, ये इस पे शिफ्ट हो जाएगा। अब आप देखो, जैसे ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होगा, इस पे क्या जाएगा, नेगेटिव। ये नेगेटिव कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। इस प्रकार से इसके अंदर एक साइक्लिक ट्रांसिजन, अर्थात 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांसिजन स्टेट बनेगा, जो कि क्या है, स्टेबल है। कैसे बनेगा वो देखिएगा आप लोग। यहाँ लिख देता हूं मैं CH3 CO CH2 C डबल बॉन्ड O और H। तो अब आप जरा देखो, यहां पर डबल बॉन्ड था, उसमें से डेश 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 बॉन्ड ब्रेक, ये बॉन्ड आपका ब्रेक हो रहा है। यहां पे मैं लगा देता हूं डेश 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 बॉन्ड फॉर्मेशन, यहां पर नई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। ये वाला बॉन्ड भी आपका ब्रेक हो रहा है, तो यहां भी मैं डेश डेश लगा देता हूं, बॉन्ड ब्रेक। आपको पता है ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हो गया, तो यहां पर एक नया बॉन्ड बन रहा है, तो डेश 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 बॉन्ड फॉर्मेशन। आपको पता है ये बॉन्ड आगे शिफ्ट हो गया, तो इसका मतलब ये बॉन्ड भी ब्रेक हो गया, तो यहां लिख देता हूं बॉन्ड ब्रेक। और आपको पता है ये बॉन्ड आगे शिफ्ट हो रहा है, तो यहाँ एक नए बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो मैं इसको लिख देता हूं बॉन्ड फॉर्मेशन। इस प्रकार से ये देखो, अब आप 1 2 3 4 5 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांसिजन स्टेट बन गई, जो कि स्टेबल होती है। अब आप बताओ, मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं, कैसे, कि ये तो CO2 गैस के रूप में बाहर चला जाएगा, तो आपके पास क्या पोर्शन बचा, आपके पास पोर्शन बचा CH3C, ये OH हो गया, और यहाँ कौन सा बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या हो गया, H2, ये बन गया। अब आप बताओ इसको क्या बोलेंगे, हम इनोल फॉर्म बोलेंगे, अर्थात ये कार्बन आपका कौन सा है, sp2 कार्बन, और sp2 कार्बन पे क्या लगा हुआ है, OH। हमें पता है कि sp2 कार्बन पे OH स्टेबल नहीं होता, ये इनोल है, स्टेबल नहीं है, तो ये यहाँ से क्या करेगा, टॉटोमेरिज्म करेगा, और टॉटोमेरिज्म के वाया ये हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा और ये बॉन्ड आ जाएगा, तो C डबल बॉन्ड और CH3, अर्थात इस प्रकार से कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये इसकी मैकेनिज्म है जो मैंने आपको एक्सप्लेन की है। हाँ, इसमें भी वही इंटरमीडिएट कार्बन है, और जो इंटरमीडिएट कार्बन है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है। अब मैं इसका एक आध क्वेश्चन करा देता हूं। तो क्वेश्चन यह है, रेट ऑफ डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ बीटा कीटो एसिड। मैं कुछ एग्जांपल लिखूंगा, मतलब बीटा कीटो एसिड के, आपको उनको डी कार्बोक्सिलेशन की रेट के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। तो देखिएगा, ये लिख दिया मैंने, ये बीटा कीटो एसिड हो गया, और ये भी आपका बीटा कीटो एसिड हो गया। अब आप देखो, ये जो बीटा कीटो एसिड बनाया मैंने, इसमें यहां तो लगा दिया NO2 ग्रुप, यहां मैंने लगा दिया OCH3 ग्रुप, और यहां मैंने लगा दिया CH3 ग्रुप। आपको बताओ इनमें से कौन सा बीटा कीटो एसिड की डीकार्बोक्सिलेशन की रेट बहुत फास्ट होगी। तो आप जरा देखो, जब हम यहां से रिएक्शन करेंगे और इंटरमीडिएट बनाएंगे, तो आप देखो ये तो CO2 गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इस कार्बन पर नेगेटिव आ जाएगा, जिस कार्बन पे नेगेटिव उसी पर NO2 है। ऐसे आप देखो इसके अंदर भी यही प्रोसेस होगा, इस कार्बन पे नेगेटिव, इसी कार्बन पे क्या लगा हुआ है, OCH3। ऐसे आप देखो इसके अंदर भी क्या होगा, C डबल बॉन्ड O, इस कार्बन पे मिथाइल लगा हुआ है, इसी पे नेगेटिव हो जाएगा।
अब देखो यहाँ पर मिथाइल का तो क्या ऑब्जर्व होगा, प्लस आई। यहाँ पर OCH3 का कौन सा इफेक्ट ऑब्जर्व होगा, प्लस एम। और यहाँ NO2 का कौन सा इफेक्ट ऑब्जर्व होगा, माइनस एम। अब बताओ कार्बन आयन को स्टेबलाइज कौन करता है, माइनस एम। तो माइनस एम इसको स्टेबलाइज करेगा, प्लस एम इसको डिस्टेबलाइज करेगा, प्लस आई भी डिस्टेबलाइज करेगा। तो बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हुआ, फर्स्ट। तो बताओ सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी आएगी, फर्स्ट। फर्स्ट के बाद में किसकी आएगी, थर्ड की। और थर्ड के बाद में किसकी आएगी, सेकंड की। तो इस क्वेश्चन के लिए रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन का ऑर्डर ये होगा। अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल करवाता हूं। तो सेकंड एग्जांपल और ले रहा हूं मैं, C डबल बॉन्ड O CH3 और CH2 COOH अल्फा और बीटा, ये बीटा कीटो ग्रुप है। सेकंड एग्जांपल मैं ले रहा हूं डबल बॉन्ड NO, इस पर प्लस इस पर माइनस, CH2 C डबल बॉन्ड OH। और इसी में एक और एग्जांपल ले रहा हूं मैं N ट्रिपल बॉन्ड C CH2 और COOH, ये अल्फा ये बीटा, यहाँ पर भी अल्फा और ये बीटा। आपको बताना इन तीनों में से किसके अंदर डिकार्बोक्सिलेशन की रेट फास्ट होगी। तो आप देखो यहाँ पर मैंने भी बताया था आपको क्या कि X डबल बॉन्ड Y, तो यहाँ पर X डबल बॉन्ड Y की जगह क्या लिखा है, कीटो, जिसका माइनस एम है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ NO2 नाइट्रो, इसका भी माइनस एम है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ साइनाइड, इसका भी माइनस एम है। अब इन तीनों में से जिसका माइनस एम ज्यादा होगा उसकी रेट फास्ट होगी। तो आप देखो इसका माइनस एम, तो यहाँ पर माइनस एम सबसे ज्यादा किसका होगा, NO2 का, फिर CN का और उसके बाद में कीटो का। तो बताओ रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा, पहले आएगा सेकंड, फिर आएगा थर्ड और उसके बाद में आएगा फर्स्ट। अब हम बीटा कीटो एसिड के कुछ एग्जाम्पल्स है वो आपको बताते हैं। तो इसके एग्जाम्पल्स लेने जा रहा हूं। पहला ले रहा हूं मैं बीटा एल्डो एसिड, अर्थात कीटोन नहीं, वहां पर एल्डी ऐड होगा। तो मैं ले रहा हूं HC डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड OH, हीट करेंगे क्या हो जाएगा, CO2 गैस रिलीज हो जाएगी। तो यहां से CO2 गैस बाहर हो गई, तो यहाँ क्या बन जाएगा बताओ, HC डबल बॉन्ड O और CH3, एसिटेल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ध्यान रखना एल्डिहाइड का भी माइनस एम इफेक्ट होता है, कीटोन की तरह ही है, इसलिए ये भी ओनली हिट करने पर डिकार्बोक्सिलेशन फ्लो कर देगा। अब हम लेते हैं इसके अंदर सेकंड एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल मैंने लिया PHC डबल बॉन्ड O CH2 और C डबल बॉन्ड OH। अब बताओ इसको हीट करूंगा तो क्या होगा, यहाँ से वही CO2 गैस बाहर होगी, कहां से, ये CO2 गैस बाहर हो जाएगी। तो बताओ क्या प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाएगा, PHC डबल बॉन्ड O और CH3, एसीटोफिनोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर मैं इसी क्वेश्चन को इस तरह से लिख दूं कि PHCH2 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड OH, तो बताओ अब क्या होगा, अभी भी वही CO2 गैस बाहर होगी, तो यहां से वही CO2 गैस बाहर हो जाएगी। ध्यान रखना बहुत सिंपल है प्रोडक्ट बनाना, केवल आपको CO2 गैस रिलीज करनी है और इसके साथ लगे हुए हाइड्रोजन को केवल ऐड करना है। बस केवल आइडेंटिफाई होना चाहिए कि जो आप करने जा रहे हो वो कौन सी कंडीशन है। अगर आपको कंडीशन पता चल गई तो प्रोडक्ट तो बहुत इजी है, बहुत आसानी से आप बना लोगे। तो देखो यहाँ क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, PHCH2 C डबल बॉन्ड O और CH3 बन जाएगा। हाँ, अब मैं इसमें एक अच्छा सा एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल नंबर 4। अच्छा एग्जांपल है, कैसे, मैंने आपके बाद लिया है, ये एग्जांपल लिया है और इसको हीट किया मैंने। बताओ यहां पर कितने मोल CO2 गैस निकलेगी। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो इसमें पूछा जाएगा हाउ मेनी मोल CO2 इज रिलीज। तो आप जरा देखो, ये COOH है, ये अल्फा और ये बीटा, ये COOH है, इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा और ये बीटा। इसका मतलब ये जो बीटा कार्बोनिल ग्रुप है ये दोनों के रेस्पेक्ट में है, तो इसका मतलब ये भी CO2 गैस रिलीज करेगा और ये भी CO2 गैस रिलीज करेगा। तो यहां से भी CO2 गैस रिलीज हो जाएगी, यहां से भी CO2 गैस रिलीज हो जाएगी। तो बताओ कितने मोल CO2 गैस रिलीज हो जाएगी, 2 मोल। तो बताओ आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3 का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो अब यहां से हम 5th नंबर का एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा 5th नंबर का एग्जांपल, CH3 C डबल बॉन्ड O और CH, और यहां मैं लगा देता हूं COOH। इसको हीट करेंगे, बताओ कितने मोल CO2 गैस रिलीज होगी। तो आप सबसे पहले देखो कि ये कौन सी कंडीशन है। तो ये कौन सी कंडीशन है, जैम डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। हमें पता है कि जैम डाइकार्बोक्सिलिक एसिड को हीट करने पर CO2 गैस रिलीज होगी 1, तो पहले यहां से 1 CO2 गैस रिलीज हो जाएगी। तो बताओ
जब यहाँ से एक CO2 गैस रिलीज हो जाएगी तो आपके पास क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, आपके पास ये प्रोडक्ट बन जाएगा। अब आप देखो ये क्या है, यहाँ से CO2 गैस रिलीज हुई है, ये अल्फा और ये बीटा। अब ये कौन सी कंडीशन हो गई, बीटा कीटो एसिड वाली कंडीशन हो गई। तो इसका मतलब यहाँ से फिर एक CO2 गैस रिलीज और हो जाएगी, तो इसका मतलब सेकेंड CO2 गैस और रिलीज हो जाएगी। तो बताओ आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 6। ध्यान रखना मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल्स करा रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपसे पिछले वीडियो में भी कहा था कि मेरी यही रहती है संभावना कि मैं ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल आपको कराऊं ताकि आपको कोई प्रकार का डाउट ना हो। अब मैंने ये एग्जाम्पल लिया है, अब आप बताओ इसके अंदर हीट करने पर कितने मोल CO2 गैस रिलीज होगी। तो जरा देखो आप, पहले ये भी जेम है, तो एक और एक दो CO2 गैस तो यहां से रिलीज हो जाएगी। सबसे पहले 2 CO2 गैस रिलीज हो जाएगी। जब 2 CO2 गैस रिलीज हो जाएगी तो उसके बाद आप देखो ये क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा। तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा। अब आप देखो इधर से भी ये क्या हो जाएगा, इसे ये वाला अल्फा बीटा। तो इसका मतलब जो बाद में बनेगा वो दोनों साइड से बीटा वाली कंडीशन है, तो 2 CO2 फिर रिलीज हो जाएगी। तो बताओ टोटल कितनी गैस, 4 CO2 गैस यहाँ से रिलीज हो जाएगी। और 4 CO2 गैस मतलब ये भी CO2, ये भी CO2, ये भी CO2, ये भी CO2। तो बताओ क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3 का फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 7। एग्जांपल नंबर 7 मैंने ये लिया है, यहां पर COOH, यहां पर भी COOH और यहां पर भी COOH, और मैंने इसको हीट किया है। आप बताओ यहां से कितने मोल CO2 गैस रिलीज होगी। तो आप जरा देखो, ये कार्बन अल्फा इसके रेस्पेक्ट में बीटा, ये कार्बन अल्फा इसके रेस्पेक्ट में बीटा, लेकिन इस कार्बन के रेस्पेक्ट में वो बीटा नहीं है, अर्थात इसको बीटा की एडवांटेज नहीं है, इसलिए ये CO2 गैस में कन्वर्ट नहीं होगा। तो ये भी CO2 गैस बनाएगा, ये भी CO2 गैस बनाएगा। तो बताओ कितनी CO2 गैस बाहर हो जाएगी, 2 मोल CO2 गैस यहां पर बाहर हो जाएगी। तो यहां भी H, यहां पर भी H, और ये वाला COOH ऐसे कैसे ही रह जाएगा। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। आप जरा देखो एग्जाम्पल नंबर 8, अगर ये एग्जाम्पल आपको समझ में आएगा तो इसका मतलब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O मैंने लिया है, मैंने यहां भी COOH जोड़ा है, मैंने यहां भी COOH जोड़ा है, और मैंने यहां भी COOH, यहां भी COOH, नीचे भी COOH, और यहां भी मैंने COOH जोड़ा है, और मैंने इसको हीट किया है। अब आप बताओ यहां पर कितने मोल CO2 गैस रिलीज होगी। तो सिंपल सी बात है, ये भी जेम, ये भी जेम, ये भी जेम और ये भी जेम, चारों ही जेम है। तो सबसे पहले तो 4 मोल CO2 गैस जेम की वजह से रिलीज होगी। तो बताओ क्या प्रोडक्ट बन जाएगा। तो 4 CO2 रिलीज होने से आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये हो जाएगा। अब आप देखो ये अल्फा, ये बीटा, ये अल्फा, ये बीटा, ये अल्फा, ये बीटा, ये अल्फा, ये बीटा। अब चारों एसिड के रेस्पेक्ट में कीटो ग्रुप जो है वो बीटा पोजीशन पर है। तो इसका मतलब दोबारा जब हम इसको हीट करेंगे तो वही 4 मोल CO2 गैस फिर रिलीज हो जाएगी। तो बताओ क्या प्रोडक्ट बन जाएगा। तो आपके पास जो प्रोडक्ट है वो क्या बन जाएगा, डाई कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ध्यान दे, टोटल कितने CO2 गैस रिलीज हुई, 4 और 4, टोटल 8 मोल CO2 गैस यहाँ पर रिलीज हुई। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर जो 9 है वो यह है कि मैंने यहाँ कीटो लगाया, यहाँ पर COOH रख दिया, यहाँ COOH ग्रुप रख दिया, इधर भी COOH रख दिया, यहाँ भी COOH रख दिया, यहाँ भी मैंने COOH लगा दिया, और यहाँ भी मैंने COOH लगा दिया, और अब इसको हीट किया विदाउट सोडा लाइन। अब बताओ यहाँ कितने मोल CO2 गैस रिलीज होगी। तो सिंपल सी बात है, ये कौन सी कंडीशन है, जैम, ये कौन सी कंडीशन है, जैम, ये भी कौन सी कंडीशन है, जैम। तो पहले तो 3 CO2 गैस रिलीज होगी जैम की वजह से। जब जैम की वजह से 3 CO2 गैस रिलीज हो जाएगी तो आपके पास नेक्स्ट जो प्रोडक्ट बनेगा वो COOH और COOH हो जाएगा। अब आप देखो ये अल्फा, ये बीटा, ये अल्फा, ये बीटा, तो ये बीटा वाली पोजीशन में तो 2 CO2 और रिलीज हो जाएगी, तो यहां से 2 CO2 और रिलीज हो जाएगी। तो बताओ आपके पास क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। टोटल कितनी CO2 होगी, 3 to 5, यहाँ पर टोटल 5 मोल CO2 गैस रिलीज हो रही है। ऐसा ही एक और एग्जाम्पल है, ये तो सिंपल सा एग्जाम्पल है, इसको तो आप लोग आसानी से कर दोगे।
ये एग्जाम्पल है। बताओ इसको हिट करेंगे तो क्या होगा, 1 मोल आपका CO2 निकल जाएगी और साइक्लोहेक्सेनोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब आती है बात यहां से एक नोट जो हमने पार्ट फर्स्ट में भी पढ़ा था, क्या कि आपका COOH ग्रुप जिस कार्बन पे लगा हुआ अगर वो किरेल है तो ऐसी स्थिति में फिर वही, अगर वो किरेल है तो इसका मतलब क्या होगा, अगर वो किरेल है तो आपका बनने वाला प्रोडक्ट पेयर ऑफ एनियोमर्स या रेसिमिक मिक्सर होगा। तो क्या पॉइंट है ध्यान रखना, इफ COOH ग्रुप कंटेनिंग कार्बन इज किरेल, अगर आपका COOH ग्रुप कंटेनिंग कार्बन किरेल है देन प्रोडक्ट विल बी रेसिमिक मिक्सर, या हम ऐसे कह सकते हैं पेयर ऑफ एनियोमर्स। तो या पेयर ऑफ एनियोमर्स बनेगा या वहां पर रेसिमिक मिक्सर होगा। क्यों हुआ ऐसा, चलो मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। तो मैंने एग्जांपल लिया PH D, यहां ले लिया COOH और यहां ले लिया ये। तो देखो ये कार्बन अल्फा और ये बीटा पे कीटो और ये मिथाइल है। आपको बता जब इसको मैं हीट करूंगा तो CO2 गैस रिलीज हो जाएगी, यहां से CO2 गैस बाहर हो जाएगी और CO2 गैस रिलीज होते ही आपको पता है क्या प्रोडक्ट होगा, DH डबल बॉन्ड O और CH3। ये H राइट भी हो सकता है तो ये H लेफ्ट भी हो सकता है, तो ये राइट साइड भी लगा सकता हूं मैं इसको, तो मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड पर भी लगा सकता हूं। ऐसा क्यों, क्या कंडीशन है, तो हमें पता है जब भी मैंने इसकी भी मैकेनिज्म बताई थी तो हमें पता है कि इसकी मैकेनिज्म के वाया कि इसके अंदर जो आपका बीच वाला स्टेप हो वो इनोल बनता है। क्या बनता है, इनोल। और यहां पर जो इनोल बनेगा वो इनोल देखो, जैसे इसी का मैं इनोल बना दूं तो CH3COH डबल बॉन्ड ये लगेगा। तो देखो आप ये CH3 है, ये C, ये O किस में चेंज हो जाएगा, OH में। यहां क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड और ये बाहर हो जाएगा। तो ऊपर वहां पे कार्बन और इस कार्बन पे PH और यहाँ पे क्या लग गया, DH। ये इनोल हो गया। अब आपको बताइए इनोल है तो ये कार्बन कौन सा है, sp2 हाइब्रिडाइज है। अगर ये sp2 हाइब्रिडाइज है तो जब ये टोटोमेरिज्म करेगा तो यहां से इस पर क्या होगा, टोटोमेरिज्म होगा। तो इस पर टोटोमेरिज्म होगा तो ये जो D है ये D आपका प्लेनर है, sp2 है तो sp2 का मतलब क्या बोलूंगा मैं इसको, प्लेनर है। प्लेनर से मतलब ऐसे बोर्ड पर बना हुआ है। तो ये D है वो अबव भी अटैक कर सकता है तो ये बिलो भी अटैक कर सकता है, अर्थात ये अप साइड से अटैक कर सकता है तो ये डाउन साइड से भी अटैक कर सकता है। तो इस पर अटैक अप भी हो सकता है, अटैक डाउन भी हो सकता है। इस वजह से यहाँ पर जो प्रोडक्ट आपका बन रहा है वो क्या बन रहा है, पेयर ऑफ एनियोमर्स। तो यहाँ पर आपके पास प्रोडक्ट जो बनेगा वो पेयर ऑफ एनियोमर्स होगा, अर्थात रेसिमिक मिक्सर होगा। अब इसका हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। तो इसका हम सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। क्या है सेकेंड एग्जाम्पल, CH3 C डबल बॉन्ड O, मतलब ये मैंने कीटो वाली फॉर्म बना दी है। अब इस पर मैं ये कार्बन है, इस पर डेस 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 COOH, यहां पर मिथाइल लगा देता हूं और इधर वेज लाइन पर ये D लगा देता हूं। मैं इससे इसको बेटर एक्सप्लेन कर देता हूं। अब मैं इसको हीट करता हूं, जब आप इसको हीट करोगे तो क्या होगा, CO2 गैस बाहर होगी, ये वाली CO2 गैस यहां से बाहर हो जाएगी। अब हमें पता है कि जब ये CO2 गैस बाहर होगी तो इंटरमीडिएट क्या बनेगा, इनोल। तो मैं इसका इनोल बनाता हूं। तो देखो इसका इनोल फॉर्म क्या बनेगा, CH3, ये CH3 C डबल बॉन्ड, मैं इसको इस फॉर्म में ले लेता हूं, CH3, ये हो जाएगा OH। ठीक है, ये यहां से बाहर हो गया, जहां पर OH होता है यहाँ कौन सा आ जाएगा, डबल बॉन्ड। ये कार्बन है, अब इस कार्बन पे D और H रहेगा तो मैं इसको D और CH3 मिथाइल को ऐसे रख देता हूं। अब आप देखो ये कार्बन कौन सा हो गया, sp2 हाइब्रिडाइज हो गया। और sp2 हाइब्रिडाइज आपको पता है क्या है, प्लेनर। तो इसका मतलब ये जो आपका कार्बन है ये कहां पर है, बोर्ड के ऊपर है। अब आप टोटोमेरिज्म कराओगे तो टोटोमेरिज्म में क्या होगा, ये H यहां से उठ के यहाँ आएगा और डबल बॉन्ड यहां जाएगा। तो अब ये जो H है ये प्लेन होने की वजह से H ऊपर से भी अटैक कर सकता है तो ये बैक साइड जाकर भी अटैक कर सकता है। इसका मतलब दो पॉसिबिलिटीज है और दो पॉसिबिलिटीज होने की वजह से यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका, रेसिमिक मिक्सर। कैसे बनेगा वो बता दूं मैं आपको, CH3 डबल बॉन्ड O, ये आपका C है, यहां पर आपका ये वेज लाइन पर है D, तो डेस लाइन पर आपका H आ जाएगा। बाय द वे अगर आपका H अबव से अटैक नहीं करता, बिलो से अटैक कर जाता है, तो अगर ये बिलो से अटैक करेगा तो फिर पोजीशन चेंज हो जाएगी। अब की बार आपका D डेस लाइन पर आ जाएगा और हाइड्रोजन वेज लाइन पर हो जाएगा
और आपका ये मिथाइल हो जाएगा। तो ये क्या है, दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है और दोनों नॉन सुपर इम्बोजिएबल है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, पेयर ऑफ एनियोमर्स या रेसेमिक मिक्सर। चलो अब इसमें हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3। तो एग्जांपल नंबर 3 क्या कहता है, या मैंने लिया पीएच, या मैंने ले लिया एमई, और या मैंने ले लिया COOH, और या मैंने ले लिया COOH। मैं इसको हीट करता हूं, तो बताओ इसको हीट करने पर यहाँ पर CO2 गैस रिलीज होगी या नहीं होगी? क्यों? क्योंकि बीटा कीटो वाली कंडीशन तो नहीं है। तो बच्चा इसको क्या करता है, बहुत जल्दीबाजी में गलती कर जाता है, बोलता है सर यहाँ बीटा कीटा तो है ही नहीं है। तो या तो उसके दिमाग में वही कॉन्सेप्ट होता है तो तुरंत CO2 निकाल देता है, या उसके दिमाग में तुरंत बात आ जाती है सर यहाँ बीटा कीटो तो है ही नहीं है। ध्यान दो, ये एक कंडीशन चेंज हो गई है। ये कार्बन है और इसी कार्बन पे दोनों लगे हुए, ये कार्बन आपका जो है ये वाले कार्बन पे दोनों ग्रुप लगे हुए हैं, COOH और आपका जो COOH है वो दोनों बीटा कीटो इस पे लगे हुए हैं। तो मैं काम करता हूं, एक को मैं डी लिख देता हूं। तो एक तरफ COOH है, एक तरफ पे COD है, एक कार्बन पे लगे हुए चारों ग्रुप डिफरेंट है और यहाँ हीट कर रहे हो। तो ये कौन सी कंडीशन है, जेम वाली कंडीशन है। तो आपको पता है जेम वाली कंडीशन में जब हम इसको हीट करते हैं तो क्या होता है, 1 मोल CO2 गैस रिलीज हो जाती है। तो यहाँ पर या तो CO2 इधर से रिलीज हो जाएगी या इधर से CO2 गैस रिलीज हो जाएगी। तो दोनों में से कहीं से भी CO2 गैस रिलीज कर देंगे तो बताओ आपके पास क्या बन जाएगा, वही पेयर ऑफ एनियोमर्स या रेसेमिक मिक्सर का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4। तो एग्जाम्पल नंबर 4 जो है उसमें ये पीएच, यहां ले लिया मैंने COOH और COD, इस पर मैंने ले लिया DH और यहां ले लिया मैंने Me और इसको हीट किया है। बताओ क्या कंडीशन है, या कोई बात नहीं मैं यहाँ H भी ले सकता हूं, मैंने H ही ले लिया। तो आप देखो जब आप इसको हीट करोगे तो ये कौन सी कंडीशन है, जेम वाली कंडीशन है। कौन सी वाली कंडीशन है, जेम। अगर जेम वाली कंडीशन है तो 1 मोल CO2 गैस यहां से रिलीज हो जाएगी। तो मैं यहां से CO2 गैस रिलीज कर देता हूं, तो क्या हो जाएगा, PH H COOH, नीचे का कॉन्फ़िगरेशन सेम होगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ये हो गया। अगर भाई जो ये वाली नहीं ये वाली हो जाए तो फिर क्या हो जाएगा प्रोडक्ट। तो ऐसी स्थिति में आपका जो प्रोडक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा PH H COOH, यहां पर D, यहां पर H और यहां पर क्या हो जाएगा Me। अब आप देखो इन दोनों को, इसके अंदर ये भी क्रेल सेंटर है, ये भी क्रेल सेंटर है, ये भी क्रेल सेंटर है, ये भी क्रेल सेंटर है। अब की बार 2-2 क्रेल सेंटर है और 2-2 क्रेल सेंटर है तो या तो एनियोमर्स या डाइस्टियोमर्स। अब आप देखो 2 क्रेल सेंटर में से इस वाले क्रेल सेंटर पर तो कोई भी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, अर्थात ये दोनों तो सेम के सेम है, केवल आपके इस वाले क्रेल सेंटर पर क्या हो रही है, पोजीशन चेंज हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ, बोथ आर नॉन Mi, अर्थात ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है। तो मैं क्या बोलूंगा, बोथ आर नो Mi टू ईच अदर, अर्थात ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है। अगर ये मिरर इमेज नहीं है तो कंफर्म है एनियोमर्स तो नहीं है। तो बताओ ये किसका पार्ट होगा, तो ये पार्ट होगा आपके डाइस्टियोमर्स। तो ये डाइस्टियोमर्स है। अब डाइस्टियोमर्स के अंदर भी एक पार्ट और आता है एपीमर। अगर डाइस्टियोमर्स में, पहली बात तो डाइस्टियोमर्स के लिए एटलीस्ट कम से कम 2 क्रेल सेंटर तो होने चाहिए, वो यहाँ पर है। और अगर आपके पास 2 क्रेल सेंटर में या उससे ज्यादा हो सकते हैं, अगर ऐसी स्थिति में केवल एक ही क्रेल सेंटर पर कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है, ओनली 1 क्रेल सेंटर, अगर केवल एक ही क्रेल सेंटर पर आपका क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है। अगर आपके एक ही मतलब क्रेल सेंटर पर अगर कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है तो ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एपीमर्स बोलते हैं। तो इसका मतलब ये एक ही क्रेल सेंटर पर कॉन्फ़िगरेशन चेंज होने की वजह से एपीमर्स भी है। तो ध्यान दे, अगर एग्जाम में ऑप्शन में एपीमर्स है तो हमारा आंसर एपीमर्स होगा, अगर एपीमर्स नहीं है तब हमारा आंसर क्या होगा, डाइस्टियोमर्स होगा। तो ये एग्जाम्पल दोबारा देख लीजिएगा आप लोग, यहाँ पर PH COOH था, DH और Me था। यहाँ से क्या है, ये कौन सी कंडीशन है, जेम वाली। तो जब इसको ऐड करेंगे तो CO2 गैस निकलेगी, या तो इधर से या इधर से। इधर से निकलेगी तो H इधर आ जाएगा और मैं अगर इधर से निकालूंगा तो H इधर आ जाएगा। तो ये 2 कंडीशन है। अब आप देखो नीचे वाला कार्बन भी क्रेल सेंटर है, ऊपर वाला कार्बन भी क्रेल सेंटर है। अब आप देखिएगा नीचे वाले कार्बन पर कॉन्फ़िगरेशन में कोई बदलाव नहीं है, लेकिन ऊपर वाले कार्बन पर कॉन्फ़िगरेशन बदल गया।
अर्थात दो क्रिएट सेंटर में से केवल एक क्रिएट सेंटर पर ही कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है। इसका मतलब ये दोनों मिरर इमेज तो नहीं है। अगर मिरर इमेज नहीं है तो किसका पार्ट है? डायस्टियोमर्स का पार्ट है। अब आप देखो डायस्टियोमर्स में भी अगर आपके केवल एक ही क्रिएट सेंटर पर कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है तो उनको हम क्या बोलते हैं? ईपीमर्स। तो इसका मतलब ये किसका पार्ट है? ईपीमर्स का। तो ये जो आपका बन रहा है वो उदाहरण किसका है? ईपीमर्स का उदाहरण है। एक और एग्जाम्पल मैं आपसे करता हूं। तो देखिएगा, एक और एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं। आपका एग्जाम्पल यह है कि यहाँ CWH लगा दिया मैंने, यहाँ मैंने CWH लगा दिया, यहाँ ये लगा दिया, यहाँ पर भी CWH लगा दिया मैंने, और यहाँ पर भी CWH लगा दिया। मैंने इसको हीट किया है। बताओ क्या होगा? पहले तो बताओ कितने मोल CO2 गैस रिलीज होगी? तो अल्फा बीटा, तो ये भी कौन सी कंडीशन है? बीटा कीटो वाली। ये अभी देखो आप यहां से है तो ये भी क्या है? अल्फा बीटा, तो ये भी बीटा कीटो कंडीशन वाली है। यहां पर ये क्या है? अल्फा बीटा, तो ये भी बीटा वाली कंडीशन है। तो ये वाला और ये वाला, ये तीनों कार्बोक्सिलिक एसिड CO2 गैस रिलीज करेगा, बट ये CO2 गैस रिलीज नहीं करेगा। तो यहां से 3 मोल CO2 गैस रिलीज होगी। अब देखो 3 मोल CO2 गैस रिलीज होने के बाद आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये होगा कि ये CO2 गैस में रिलीज होने पर H, अगर मैं इस H को लगा देता हूं वेज लाइन पर, तो बताओ इसमें जो कार्बोक्सिलिक एसिड लगेगा वो किस पर लगेगा? आपके डैश लाइन पर। तो यहां पर आपके ये डैश लाइन पर लग जाएगा। अब आप देखो, अगर मान लो ये डी वेज पर नहीं डैश पर लग रहा हो, क्योंकि दोनों साइड में से कहीं भी आ सकता है, क्योंकि वो क्या इनोल होगा, प्लेनर होगा, तो इसमें अटैक अबव भी हो सकता है, बिलो भी हो सकता है। तो अगर बाई द वे मान लो आपका ये डी इस पर आया है, तो अब की बार जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड लगेगा वो आपके इस तरह से लगेगा। तो ये क्या हो गए? वही रेसेमिक मिक्सर। अर्थात ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है और नॉन सुपर इमोजिबल है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? रेसेमिक मिक्सर। ऐसा ही एक और एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 6। बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है, ऐसे एग्जाम्पल को आप खुद भी सोल्व कर सकते हो। ये लिया मैंने, इसका मैंने डिकार्बोक्सिलेशन करवाया। तो यहां से कौन सी कंडीशन है? ये जेम वाली कंडीशन है। कौन सी कंडीशन है? जेम वाली कंडीशन है। अगर जेम वाली कंडीशन है तो देखो यहां से क्या होगा? या तो इधर से या इधर से, दोनों में से किसी भी एक तरफ से। तो मैं पहले यहां से हटा देता हूं H, तो यहां क्या हो जाएगा? CWH, और यहां पर ET। ये आपका क्रिएट सेंटर हो गया। या इसकी कंडीशन ये भी तो हो सकती है कि H इधर आ सकता है, तो यहाँ CWH हो जाएगा, यहाँ पर PH हो जाएगा, और यहाँ पर ET हो जाएगा। ये भी क्रिएट सेंटर हो गया। अब आप देखो ये 1 क्रिएट सेंटर का पार्ट है, तो इसका मतलब ये किसका उदाहरण होगा? एनियोमर्स का। अर्थात ये दोनों एक दूसरे के MI है, मिरर इमेज है, और वो भी किसके अंदर है? नॉन सुपर इम्बोजिएबल है। अर्थात ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज भी है, नॉन सुपर इम्बोजिएबल है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? पेयर ऑफ एनियोमर्स। तो बताओ ये किसके उदाहरण है? पेयर ऑफ एनियोमर्स, जिसको हम क्या कह सकते हैं? रेसेमिक मिक्सर कह सकते हैं। तो मैंने अभी इससे पहले एक एग्जाम्पल कराया था, ध्यान दो आप, एग्जाम्पल नंबर 3, जिसमें शायद मैंने इस तरह से लिखा था PH COOH COOH और CH3। हाँ, उसके अंदर भी यहाँ पर COOH ही रहेगा। तो बताओ अगर यहाँ COH रहेगा, इसको हीट करेंगे तो यहाँ भी CO2 गैस रिलीज हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा? PH, इधर क्या होगा? CH, यहाँ पर क्या होगा? H, यहाँ पर क्या हो जाएगा? CH3। अब बताओ अगर ये क्रिएट सेंटर हो गया, अगर इधर वाला COH नहीं इधर वाला COH होगा तो क्या हो जाएगा? H COOH, ऊपर PH, नीचे CH3। ये दोनों भी क्या होंगे? पेयर ऑफ एनियोमर्स होंगे। तो इससे पिछले वाला जो 3 नंबर का एग्जाम्पल कराया था उसमें मैंने यहाँ D लिखा था, आप उसे D नहीं, यहाँ पर उसे आप H करें, और H करके इस तरह से प्रोडक्ट बनाएं, और आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा? पेयर ऑफ एनियोमर्स होगा। तो यहाँ पर आपका जो प्रोडक्ट बन रहा है वो पेयर ऑफ एनियोमर्स है, जिसको हम क्या कहेंगे? रेसेमिक मिक्सर। तो ये रेसेमिक मिक्सर का पार्ट है। इसी के साथ ये इसके एग्जाम्पल कंप्लीट होते हैं। हाँ, तो देखिए हमने फर्स्ट आपका जो था, फर्स्ट वाला बीटा अनसेचुरेटेड, दूसरा बीटा कीटो वाला कर लिया था। एक इसमें ऐसा ही आपका अल्फा नाइट्रो एसिड का भी हो सकता है, जैसे मैं यहाँ पर ले लूँ O डबल बॉन्ड N+O- CH2 और कार्बोक्सिलिक एसिड। बताओ इसको हीट करोगे तो भी क्या होगा? यहाँ से CO2 गैस बाहर हो जाएगी, O डबल बॉन्ड NO+ और CH3 का फॉर्मेशन हो जाएगा। ऐसा ही एक आता है आपका अल्फा साइनो एसिड वाला, अर्थात C ट्रिपल बॉन्ड N ले लिया मैंने
यहाँ CH2 ले लिया और यहाँ C डबल बॉन्ड OH ले लिया। अब इसको हीट करोगे, यहाँ से CO2 गैस बाहर हो जाएगी। तो बताओ CO2 गैस बाहर होते ही क्या हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा NC और यहाँ पर CH3। हाँ, इसके अंदर मैं एक और एग्जाम्पल करा रहा हूँ, वो अच्छा एग्जाम्पल है, देखो आप। CH3, C डबल बॉन्ड O, CH2 और CN, ये मैंने लिया है। अब आपको पता है यहाँ पर तो डिकार्बोक्सिलेशन पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है। मैं क्या करता हूं, सबसे पहले इसका एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करा लेता हूं, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। अब आपको पता है अगर मैं इसका एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कराऊंगा तो जो आपका साइनाइड है ये एसिडिक हाइड्रोलाइसिस के वाया कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाएगा। तो यहाँ पर COOH कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब आप देखो, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ, आप इसको हीट कर दो, क्योंकि अल्फा और ये बीटा, तो कौन सी कंडीशन हो गई, बीटा कीटो एसिड वाली कंडीशन हो गई। तो जैसे इसको हम हीट करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, CO2 गैस बाहर हो जाएगी। तो बताओ क्या प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, CH3, C डबल बॉन्ड O और CH3 का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब मैं तो ये आपके पास CO3 फॉर्मेशन हो गया। तो ध्यान दे, अगर साइनाइड का हम हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण हो जाता है। मैं एक और एग्जांपल आपको करवाता हूं। तो देखो एग्जांपल यह है, ये मैंने COOH जेम वाली कंडीशन ली है और नीचे मैंने मिथाइल और हाइड्रोजन लिया है। सबसे पहले मैं इसको हीट करूंगा, A बनेगा। जो A बनेगा उसको मैं हीट करूंगा सोडा लाइम के साथ, हीट विद सोडा लाइम। B बनेगा और B के साथ जो हीट करूंगा वो बनेगा Br2H म्यू के साथ C। आपको आइडेंटिफाई करके बताना है कि यहाँ पर प्रोडक्ट C क्या होगा। बहुत सिंपल सी बात है, बताओ C प्रोडक्ट क्या हो सकता है। तो ये क्या है, जेम वाली कंडीशन है। कौन सी कंडीशन है बेटा, जेम। अगर जेम वाली कंडीशन है तो एक CO2 गैस रिलीज होगी। तो यहां से आपके पास A जो बनेंगे वो दो प्रोडक्ट बनेंगे, अर्थात A में पेयर ऑफ एनियोमर्स की संभावना है, अर्थात यहाँ दो प्रोडक्ट मुझे बनाने। तो दो प्रोडक्ट में क्या होगा, अगर आपका देश वाला COOH गया है तो आपके पास या तो बनेगा ये, अगर ये नहीं बनेगा तो आपके पास ये भी प्रोडक्ट की संभावना है कि आपका जो H है वो इस पर हो जाए और ये आपका COOH हो जाए। इधर नीचे वाले कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होगा, नीचे वाले कार्बन पे सेम रहेगा। तो ये दो प्रोडक्ट बन गए A। अब हम B सोडा लाइम के साथ करेंगे। अब सिंपल हो गया, जब इसको हम सोडा लाइम के साथ करेंगे तो आपको पता है ये एक बचा हुआ CO2 है, COOH है, वो भी क्या हो जाएगा, CO2 गैस में रिलीज हो जाएगा। तो यहां से भी CO2 गैस बाहर हो जाएगी, यहां से भी CO2 गैस बाहर हो जाएगी। तो आपके पास ये था A, अब ये बन गया B। तो B वाले में देखो आप लोग, B वाले में नीचे वाले कार्बन पर तो कॉन्फ़िगरेशन ये का ये रहेगा CH3 और H। हाँ, ऊपर वाले पर एक पर आ जाएगा H और एक पर आ जाएगा H, लेकिन इसमें कोई क्रेल सेंटर नहीं है, इसलिए पेयर मतलब एनियोमर्स का कोई बात नहीं है। अब आपको कराना है Br2 प्लस H म्यू के साथ। बताओ Br2 प्लस H म्यू के साथ कौन सा रिएक्शन होगा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन क्या बोलता है कि जहां पर मोर स्टेबल फ्री रेडिकल होगा वहां पर जाकर फ्री रेडिकल जुड़ेगा। तो बताओ इन दोनों में से मोर स्टेबल फ्री रेडिकल कौन सा है, ये वाला। तो यहाँ पर आपका Br आके जुड़ जाएगा। तो मैं इस वाले कार्बन पर ये आपका जो CH3 है यहाँ पर रहेगा और आपके डेश 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 पर कौन आकर जुड़ जाएगा, Br आकर जुड़ जाएगा। इसी के साथ ये एग्जाम्पल भी आपका कंप्लीट होता है। हाँ, तो देखो एक और एग्जाम्पल कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन देयर प्रोडक्ट इज आर करेक्ट मैच। मतलब आपको चार ऑप्शन है, इन चार ऑप्शन में डिकार्बोक्सिलेशन करवाना है। तो आपको बताना है कि डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन के द्वारा कौन से में उसका जो प्रोडक्ट है वो सही है। तो पहला मैं ऑप्शन ले रहा हूं A ऑप्शन, साइक्लोब्यूटेन A। इस पर यहां भी COOH है, यहां भी COOH है। इसको मैं सोडा लाइम के साथ हीट करता हूं तो मैंने बना दिया बाईसाइक्लो। ऐसे ही B में मैं ले रहा हूं ये COOH, इसको हीट कर दिया और मैंने यहां प्रोडक्ट बना दिया आपके लिए ये C मैंने एग्जांपल लिया आपके लिए ये वाला, कोई सोडा लाइम के साथ, ये भी सोडा लाइम के साथ है, ये ध्यान रखना ओनली हीटिंग है, ये भी ओनली हीटिंग है और ये बना दिया। और D प्रोडक्ट जो मैं ले रहा हूं
ये बनाया। आपको बताना है इन चारों में से कौन सा करेक्ट मैच है। तो पहला वाला तो आपका जो है वो गलत हो गया। क्यों? कि सोडा लाइम और डिकार्बोक्सिलेशन के साथ जब हीट करोगे तो यहाँ नेगेटिव, इससे एक नए बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो पहला तो गलत है। दूसरे में आप देखो ये COOH है, तो ये कार्बन अल्फा, ये बीटा, ये गामा, ये डेल्टा पर है, तो वैसे ही पॉसिबल नहीं है क्योंकि बीटा कीटो की कंडीशन नहीं है, इसलिए हीट करने पर नहीं बनेगा। थर्ड में देखो ये आपका अल्फा और ये बीटा, बिल्कुल अल्फा बीटा की कंडीशन है, हीट करने पर ये CO2 गैस रिलीज कर कार्बोनिल कंपाउंड बना देगा। इसमें भी आप देखो ये COOH है, तो ये कार्बन अल्फा और ये बीटा, बीटा पर देखो क्या पोजीशन है, ट्रिपल बॉन्डेड वाली पोजीशन है, तो ये भी आपके एक स्पेशल केस वाली पोजीशन है। और स्पेशल केस वाली पोजीशन होने के कारण यहाँ पर भी ये CO2 गैस रिलीज हो जाएगी और साइनाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये भी इसका सही है। तो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या क्या सही है? सी भी सही है और डी भी सही है। इसी के साथ ये डिकार्बोक्सिलेशन का पार्ट सेकंड जो है वो कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सब क्वेश्चन समझ में आए होंगे और ये लेक्चर जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट था। आप लोगों ने इसे बड़े सावधानी से सुना भी होगा।